14 चैप्टर्स हैं, ठीक, और आपके पास 7 मंथ्स हैं। अब इतना सा मैथ्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि आपको एक महीने में कितने चैप्टर करने हैं। आपको एक महीने में 2 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर्स पर मंथ। और मैं आपको बताऊं, कुछ चैप्टर्स तो इतने आसान है वो 2 दिन के। आप दोनों को मिक्स करते हो या आपको डिफरेंस पता ही नहीं है, इसलिए आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो। मत दो अपने आप को, जितने ज्यादा हो सके टेस्ट दो, और जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत सारे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, अगर आप क्लास 10th में हो और आपने अभी तक अपने क्लास 10th मैथ्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, या फिर अगर आपने कर ली है और आप प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप जानना चाहते हो कि क्या अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करके आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 100% मार्क्स स्कोर कर पाओगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और इसका सीधा सा जवाब है कि बिल्कुल कर पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जो जो चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप उनको बहुत ही अच्छे से, ईमानदारी से फॉलो कर लो, तो आप बहुत ही आसानी से अगस्त से स्टार्ट करके अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करके फाइनल एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो मैथ्स में। तो कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। यहां पे मैं आपको प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के बीच का डिफरेंस बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है, इसलिए वो अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। आपको स्टेप वाइज गाइड बताऊंगा पढ़ने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स आपके होने चाहिए। एज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th आपके क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, और आपको प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट की बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स बताने वाला हूं। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। पिछले 20 सालों से मैं क्लास 10th के बच्चों को मैथ्स और साइंस पढ़ा रहा हूं, और क्या क्या वो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, कैसे कैसे उनको प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी बातों से मैं बहुत ही अच्छे से परिचित हूं। तो उसी एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपके साथ ये सारी बातें शेयर करने आया हूं। लेकिन हर वीडियो की तरह इस वीडियो के थ्रू भी आप जीत सकते हो मेरी तरफ से एक बहुत बढ़िया सी रेफरेंस बुक। वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से मेरे थ्रू आपको एक बहुत ही बढ़िया सी रेफरेंस बुक मिल सकती है। शुरू करते हैं बच्चों। आपकी पढ़ाई के 2 पार्ट्स हैं, एक तो है आपकी प्रैक्टिस और दूसरी आपकी प्रिपरेशन। आप दोनों को मिक्स करते हो या आपको डिफरेंस पता ही नहीं है, इसलिए आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते हो। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको किस तरीके से हेल्प करेगा अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। वैसे तो ये वीडियो मैथ्स को टारगेट करके बनाया गया है, लेकिन अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ये सारी चीजें अप्लाई करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों बात करते हैं कि अपने पास कितना टाइम अवेलेबल है। हो सकता है आपको लगता हो कि अब लेट हो चुका है, अब मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नए सिलेबस में बहुत सारी चीजें कम हो गई हैं, और इतना सिलेबस बचा है जो इजीली आप अगले 7 महीने में कर सकते हो। कितने मंथ्स हैं आपके पास? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, आपके पास 7 महीने हैं। तो इन 7 महीनों को बहुत अच्छे से आपको यूटिलाइज करना है। आपके पास 14 चैप्टर्स हैं, ठीक, और आपके पास 7 मंथ्स हैं। अब इतना सा मैथ्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा कि आपको एक महीने में कितने चैप्टर करने हैं। आपको एक महीने में 2 चैप्टर करने हैं, 2 चैप्टर्स पर मंथ। और मैं आपको बताऊं, कुछ चैप्टर्स तो इतने आसान है वो 2 दिन के भी नहीं है, और आपको एक महीने में 2 चैप्टर्स करने हैं। तो टाइम अपने पास बहुत है। जो बच्चे बहुत ही ज्यादा अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको यह लग रहा है कि उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं करी है, स्टार्ट ही नहीं करा है, तो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले तो अपने आप पे यकीन करना सीखो। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मजे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर अगस्त के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बात करते हैं प्रैक्टिस की। सबसे पहले जब आप कोई भी टॉपिक उठाते हो बच्चों, तो आप उस टॉपिक को सीखना शुरू करते हो। टॉपिक को सीखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उस टॉपिक को किसी बुक से पढ़ना होगा, या किसी टीचर का लेक्चर देखना होगा, या स्कूल में आपने अटेंड किया होगा, या आपके ट्यूशन टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, जो भी है। पहले आपने उस टॉपिक को सीखा, फिर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप उस टॉपिक को अपना और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। फिर आपने एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लगा लिए, ये सारी चीजें हो गई। तो अब आप टॉपिक को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुके हो।
अब आपको यह देखना होगा, अब बच्चे इसी स्टेप पे रुक जाते हैं, अब आपको यह देखना होगा कि आप एग्जाम में उसको बहुत अच्छे से लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे। अगर उस टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो फिर आपके पास वो क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास होनी ही चाहिए, वो तो मस्ट है, हर कोई बताता होगा। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आपने नहीं छोड़ना। एक रेफरेंस बुक आपके पास होनी चाहिए। आप आरडी शर्मा ले सकते हो, आरएस अग्रवाल ले सकते हो, एक रेफरेंस बुक आपके पास है और ये ऑप्शनल है। ये वाला पार्ट मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मैक्सिमम क्वेश्चंस करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, तो आप उसके बाद आप फोर्थ स्टेप पे आ सकते हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हम बात कर रहे हैं रिसोर्सेज की, कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए और कौन से रिसोर्सेज आपके प्रैक्टिस के लिए, कौन से प्रिपरेशन के लिए। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, एक रेफरेंस बुक हो गई, ऑप्शनल है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चंस आपको आ गए तो किसी तीसरी बुक पे जाओ, वरना मत जाओ। आपके पास फोन, टैबलेट, लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि भाई 2023 चल रहा है और इतना बढ़िया कंटेंट अवेलेबल है नेट पे, वीडियो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस में आप कहीं अटको तो आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर्स ने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। अब पेरेंट्स की शिकायत रहती है कि फोन से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चों देखो, जमाना बदल रहा है, चीजें तो रहेंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उन चीजों का सही इस्तेमाल करते हो या गलत इस्तेमाल करते हो। उसी रस्सी पे कपड़े भी सुखाए जाते हैं और उसी रस्सी से फांसी भी दी जाती है, तो वो आपके ऊपर है कि आप रस्सी का इस्तेमाल कैसे करते हो। कि आपको चाकू दूं तो आप चाकू से फल काटोगे या अपनी नस काटोगे, वो आपके ऊपर है। तो चीजें तो रहेंगी, ये हमारे ऊपर है हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। फोन, टैबलेट, लैपटॉप, ये बहुत ही बढ़िया चीज है अगर इनका सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए। और आपकी लाइफ है, आप चाहते हो कि आप बिल्कुल निठल्ले बैठे रहो तो आप उस पर टाइम वेस्ट करते रहो, एक के बाद रीलें वीडियोस देखते रहो। वेस्ट, जहां पे टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाहते हो अपनी लाइफ के साथ और कुछ अचीव करना चाहते हो, और हम अचीव करना चाहते हैं 100% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में, तो हमें इन चीजों का सही इस्तेमाल करना होगा। तो बढ़िया इसका यूज करो, लेक्चर्स देखो, वीडियो सॉल्यूशंस देखो। तो ये वो 3 चीजें हैं जो आपको टॉपिक को समझने में, प्रैक्टिस करने में काम आएंगी। अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। अब आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। 2024 एग्जाम को टारगेट करके जो बनाया गया हो, ताकि आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओ प्रैक्टिस पहले से ही। एमसीक्यू, असर्शन रीजन, केस बेस्ड, जो आपको इन बुक्स में नहीं मिलेंगे, और वो भी रिलेवेंट क्वेश्चन होने चाहिए जो आपके इस साल के एग्जाम्स के लिए, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम है, प्री बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक जरूर लगाना होगा लेटेस्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पीछे रह जाओगे उन बच्चों से हमेशा जिनके पास ये है। तो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए जो बनाया गया हो, आप उसको जरूर करेंगे। सारे क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, एग्जाम आइडिया इज द परफेक्ट बुक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस, लेटेस्ट क्वेश्चन, 2023 का पेपर, सैंपल पेपर, सब कुछ एक बुक में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल परफेक्ट बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको परचेज करनी हो। और अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया तो आप इसको जरूर परचेज करो। तो इस बुक को आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाना है कि हाँ, मैंने पढ़ लिया, टॉपिक सीख लिया, अब मैं ये देख रहा हूं कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इस बुक के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। तो कोई भी चैप्टर करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक से उस चैप्टर को पूरा बहुत अच्छे से करोगे। सो ये हो गया हमारा टॉपिक को सीखना, और ये हो गया टॉपिक को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। और अगर आप किसी क्वेश्चन में यहां पे अटके और आपने देखा कि आपको उसका सॉल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो उसको दोबारा कर लो, ठीक है, क्योंकि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हो। आपको मेक श्योर करना है कि इस बुक का हर क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता हो, कि जब एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर पाओ। अब सवाल यह है कि ये बुक अगर आपके पास है तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने आपको कहा था कि आपके लिए सरप्राइज है इस वीडियो में। तो मेरी तरफ से एक बच्चे को ये बुक मिलेगी
जितने भी बच्चे इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, उनमें से एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करके उसके घर ये बुक डिलीवर करा दी जाएगी। जैसे बहुत सारे और स्टूडेंट्स को इस चैनल के थ्रू बुक्स दी गई हैं पिछले साल भी, और इस साल भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस चैनल पे जिनके थ्रू बुक्स दी जा रही हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हो। हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों, आपके स्टेप्स क्या होने चाहिए? जैसे आप कोई चैप्टर उठा के बैठे हो, अब आप उस चैप्टर को कैसे करोगे? सबसे पहले तो आप उस चैप्टर के लेक्चर्स अटेंड करोगे, या टॉपिक के या चैप्टर के, अपने टीचर से, ट्यूटर से, स्कूल टीचर से, यूट्यूब से, जहां से भी। पहले तो किसी से पढ़ लो आप उसको, फिर आप एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन लगाओ, एक एक क्वेश्चन ईमानदारी से। ये नहीं कि हाँ चलो ये इजी लग रहा है छोड़ दो, नहीं, एक एक क्वेश्चन, सॉल्व्ड भी अनसॉल्व्ड भी। बच्चे जनरली सॉल्व्ड क्वेश्चंस छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ते हो भाई? सीबीएसई ने कहीं बोला है कि सॉल्व्ड में से क्वेश्चन नहीं आएगा? तो सॉल्व्ड भी लगाना है, अनसॉल्व्ड भी लगाना है। ठीक है। एनसीईआरटी के देखो लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा जो मैक्सिमम बच्चे नहीं करते, कि आप एनसीईआरटी को रीड करें। ठीक है। उसके अंदर मैथ्स को जिस तरीके से समझाया गया है वो बहुत ही अच्छा है, बट लेक्चर अटेंड करने के बाद, नहीं तो आप लैंग्वेज से कंफ्यूज हो सकते हो। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन बैंक का एक एक क्वेश्चन। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहां रिपीट हो रहे हैं उन्हें दोबारा करो, वो इसीलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की प्रिपरेशन की जब बात आती है बच्चों, तो आप सिर्फ इसी चीज पे मत रुकना कि आपको टॉपिक समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया, आगे बढ़ो। आपको अपने आप से यह पूछना है कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हुई कि नहीं हुई इस टॉपिक में। आप हो सकता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है आप वो कर लो, लेकिन उस टॉपिक से कोई दूसरा क्वेश्चन है आप कर ना पाओ, फिर मैथ्स आपके लिए नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। बच्चे इसी स्टेप पे रुक जाते हैं, हाँ मुझे टॉपिक आ गया चलो मैं आगे बढ़ता हूं। नहीं, एग्जाम में ऐसे मार्क्स नहीं आते। आपको टॉपिक आ गया, फिर आपने देखना है क्या उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर कर सकते हो तो आपने तीसरे स्टेप में अपने आप से यह पूछना है कि आप उसको लिमिटेड टाइम में कर सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट में लिमिटेड टाइम में बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ कर सकते हो, और अगर सारे सिलेबस से मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप उसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए जब भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ये सब हम अचीव कैसे करेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि मिक्स्ड क्वेश्चंस वगैरह कैसे करें, अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे लगाएं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो जितने मैंने आपको रिसोर्सेज बताए हैं सिर्फ उन्हीं को आपने करना है, बार बार उनको करना है। किसी तीसरी बुक पे मत जाओ। एनसीईआरटी हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गया, उसको दोबारा लगाना शुरू कर दो, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट आपके डूज एंड डोंट्स क्या होने चाहिए, इन पे आपको गौर करना है। आपका एक स्टडी प्लान जरूर होना चाहिए। बिना स्टडी प्लान के आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। एक स्टडी प्लान बनाओ, 2 दिन का बनाओ, हफ्ते का बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको आज सो रहे हो तो पता होना चाहिए कल आपको क्या पढ़ना है। मैथ्स इज ऑल अबाउट रिटन प्रैक्टिस। मैथ्स को कभी भी किताब उठा के देखना नहीं है, और रिटन प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस। ये नहीं कि आज पढ़ा 4 दिन नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं, डेली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, 10 करो 15 करो, आपको स्टार्टिंग करनी है 5 करो, लेकिन डेली। रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों के जितने अच्छे नंबर आ सकते हैं, जितना आसानी से बिना टेंशन के नंबर आ सकते हैं, दूसरों के नहीं आते। टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना सीखो, उसकी डेप्थ में जाओ, और अपने टीचरों से डाउट पूछते वक्त बिल्कुल भी घबराओ मत, हेजिटेट मत करो, खुल के पूछो जो पूछना है। और एक रेगुलर रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। अपने आप को हमने आइंस्टाइन नहीं समझना है कि हाँ पढ़ लिया और हो गया। जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें लगता जरूर है कि ये कभी नहीं भूलेगा, मुझे भी लगता है, बट वो भूल जाता है। आप किसी मूवी के बारे में सोचो जो आपने 2 महीना पहले देखी हो, आपने बहुत अच्छे से देखी, अपनी पसंद की देखी, जबरदस्ती किसी ने नहीं दिखाई, अपने शौक से देखी, और आपने पूरा 3 घंटे कॉन्सेंट्रेट भी किया क्योंकि आपको मजा आ रहा था। लेकिन आज मैं अगर उस मूवी के कैरेक्टर्स के नाम पूछ लूं तो आपको याद नहीं होंगे। यही हमारी प्रॉब्लम है, हमें लगता तो है सब याद रहेगा लेकिन याद नहीं रहता। तो रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। और डोंट्स, बहुत बड़े बड़े डोंट्स हैं। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, काम को कल पे छोड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। कल भी आपको ही करना है, कोई और तो करेगा नहीं आपके लिए आके। कल पे छोड़ने का तो कोई लॉजिक नहीं है, कल का और काम हो जाएगा, फिर ये भी बढ़ जाएगा और टेंशन में कुछ नहीं हो पाता। मेमोराइजेशन पे रिलाई नहीं करना मैथ्स में। हाँ, फॉर्मूले एंड में एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो, याद कर लो, लेकिन ये पता होना चाहिए हर फॉर्मूले के बारे में कि वो आए कहां से, डेप्थ में पता होना चाहिए। तो मैथ्स में तो याद करने भूलने वाला जो पाथ है ना, उससे बाहर निकल आओ, वो आपको कुछ नहीं देगा। मैथ्स में सब कुछ बहुत लॉजिकल है, तो चीजों को समझो। डोंट स्किप प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
आपको न्यूमेरिकल्स यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। ये नहीं कि 4 क्वेश्चन पढ़ ली, हाँ समझ में आ गया, बात खत्म। नहीं, मैथ्स में आपको बहुत दिक्कत आएगी। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। आपको लग रहा होगा आपके आसपास बच्चे हैं, उन्होंने इतना कर लिया, उन्होंने इतना कर लिया। बच्चों, हर स्टूडेंट की पेस डिफरेंट है चीजों को सीखने की, समझने की। अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप ये देखो कि आपकी क्या जर्नी है, आपके पास कितना टाइम है, आपको कितना समझ में आता है और आपको क्या अचीव करना है। तो आपको ये जो बचा हुआ टाइम है उसे कैसे यूटिलाइज करना है, ये आपकी जर्नी है, इसको दूसरे पे नहीं छोड़ना है आपने। तो कंपैरिजन नहीं करना है, अपना काम चुपचाप मेहनत से करते जाना है। बच्चों, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, जिसको बहुत ही ज्यादा हल्के में लेते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है। आप एग्जाम में जो आंसर्स करोगे बहुत साफ सुथरे ढंग से करोगे, इसीलिए तो प्रैक्टिस चाहिए। वरना यार, अगर टाइम मैनेजमेंट और किसको बोलते हैं, अब यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट की बात करूंगा, आप कहोगे मैं तो पेपर कंप्लीट कर लूंगा 3 घंटे में, लेकिन गंद नहीं मचाना ना हमने वहां पे। आप अपने आप से ये पूछो कि आप जब आपका पेपर खोले टीचर, तो आप उसको 2 तरह की फीलिंग्स दे सकते हो। या तो आपको पेपर खोलते ही वो बोले ये कैसा पेपर है, काटा पीटी हो गई पहले ही पेज पे, या वो खोले और बोले ये पिछले 10 पेपर जो उसने चेक किए उनसे बढ़िया पेपर है। तो वो आपके ऊपर है कि आप उसको पहला इंप्रेशन क्या देते हो, उसी बेसिस पे वो आपका पूरा पेपर चेक करेगा। बहुत अच्छे से पेपर को करना है। प्रेजेंटेशन पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हो। बहुत अच्छे से पेपर को करना है, एक एक चीज साफ सुथरे ढंग से लिखनी है, आंसर्स को बॉक्सेस में डालना है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एग्जाम में। आपके 5 से 10 नंबर इजीली बढ़ सकते हैं अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो। और टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ 3 घंटे में। उसके लिए आपको बहुत सारे टेस्ट्स और सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने होंगे। बहुत सारे टेस्ट्स और सैंपल पेपर्स। टेस्ट तो आप जितने दो उतने कम है। चैप्टर वाइज दो, टॉपिक वाइज दो, ठीक है, यूनिट वाइज दो, बराबर एक जैसे चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। अपने टीचर के पीछे पड़ जाओ कि भाई मेरे टेस्ट लो, एक एक्सरसाइज भी कर ली, टेस्ट लो। इसी से आपकी इंप्रूवमेंट होगी। वरना बच्चे अपने आप को धोखा देते रहते हैं, उन्हें लगता है हाँ मैंने कर लिया, उन्हें कहीं ना कहीं पता होता है नहीं कुछ तो दिक्कत है, लेकिन उनको लगता है टेस्ट ना देना पड़ जाए। ऐसा धोखा मत दो अपने आप को। जितने ज्यादा हो सके टेस्ट दो, और जब आपका एक बार सिलेबस खत्म हो जाए तो बहुत सारे सैंपल पेपर्स आप लगाओगे। सैंपल पेपर के लिए आपको एक अलग से बुक चाहिए होगी, बहुत सस्ती सी आ जाती है, या तो नेट से डाउनलोड कर लेना, या फिर आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसमें बहुत सारा मटेरियल है आपकी प्रिपरेशन के लिए। वहां पर भी मैं सैंपल पेपर डाल दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा चैनल का, ठीक है। सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, 15-20 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं, और इतने ही आपको टेस्ट देने हैं 3-3 घंटे के। ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमको कोई टॉपिक नहीं आता, टॉपिक अपने को सारे आ गए। ये हमको मेनली टाइम मैनेजमेंट के लिए करना है। और जब भी आप सैंपल पेपर प्रैक्टिस करो उसको आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो। जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो कोशिश करो कि आप उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करो। ऐसे धीरे धीरे आपको बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी और एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आपको ही नहीं लगेगा कि कोई नई चीज कर रहा हूं मैं। बच्चे यही तो करते हैं, वो गंदी प्रैक्टिस पहले घर पे कर लेते हैं। मैं उनसे बोलता हूं कि यार यहाँ के टेस्ट में भी ढंग से करो, बोलते स्कूल में कराएंगे, कभी नहीं होने वाला। तो आप ट्यूशन में टेस्ट दे रहे हो, अपने आप को टेस्ट दे रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रेजेंटेशन का खास ध्यान रखो। ये सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला हो, समझने को मिला हो। और अगर कोई भी और आपके दिमाग में क्वेश्चन रह जाता है जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।